स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसमें मैं फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टिविटी, और इसी रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट में पाया गया है और मैंने पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया था। और जो हमारा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मेक श्योर इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से जाना हो, अच्छे से पढ़ दिया हो। तो इस लेक्चर में जो फार्मूलाज का इस्तेमाल करने वाला हूं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डील करूंगा, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर होता है? चलिए क्लियर होता है। अब नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखो सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर हमको ये बताइए कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे क्या, क्योंकि आपने हमको रेसिस्टेंस को तो सिखा दिया अच्छे तरीके से बोलने के लिए, बट हमको ये भी डेफिनेशन दीजिए कि रेसिस्टिविटी क्या है, उसका एसएमएट क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे बता दूं, इसका डेफिनेशन जानने से पहले, इसका डेफिनेशन या फिर इसका एसएमएट पता लगाने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज को मैं निर्माण करता हूं। उसके बाद जब इस लेक्चर में कुछ आगे वाली बातें करूंगा, फिर आपको स्वतः पता चल जाए कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। बट अभी मैं बोलूं तो उतना समझना आपके लिए आसान नहीं होगा, और जबकि आसान वाला काम किया जाए तो नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं, लिखेंगे सिंस द रेजिस्टेंस is directly proportional होता है किस पे? to the length of the given conductor। जो भी हमारा लेंथ दिया गया है स्टूडेंट, कंडक्टर का या फिर वायर का, एक दिया हुआ है, उसका कैसा है जी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहां पर R मतलब रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ। इसी बात को लिख, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकता हूं, इसको में कोई शक नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। दूसरी बात मैंने बताया, द सेकंड वन इज दैट, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि द रेजिस्टेंस इज, वो क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू दी किस पे? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर। ऐसा मैंने आपको बताया है, ऐसा मैंने आपको सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। तो नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, चूंकि ये आपको बता दिया, इसका मतलब ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने। चलिए अच्छी बात है सर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और इक्वेशन सेकंड से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एरिया है। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, क्या लिखेंगे? नाउ अब on combining equation first and second, जब कंबाइन कर दिया तो हम लोग बी गेट, हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे? यही पाएंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में एरिया, यही प्राप्त करेंगे। हाँ सर बिल्कुल यही प्राप्त करेंगे। तो क्या हुआ? तो देखो इसका अर्थ यह हुआ, इस ओम्स, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, वो लेक्चर को, तो कहा था कि इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में बदलने के लिए कोई हमारा एक कांस्टेंट से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना जी। तो इसको भी हटाने के लिए, इसको इक्वल में बदलने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लिखूंगा कि दिस R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। ये आपका एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट, बात को समझिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट का, इस प्रोपोर्शनलिटी के हटाने के लिए जो मैं कांस्टेंट का इस्तेमाल किया हूं, उस कांस्टेंट का नाम है रो। इसको रो पढ़ते हैं। और रो क्या है?
रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। सर यही डिफिनेशन हुआ सर हमारा ये रेजिस्टिविटी का? नहीं जी, मैं तो बस अभी बता ही रहा हूं, समझ गया ना, अभी तो बस ट्रेलर ही है। तो जस्ट कूल डाउन, जस्ट काम डाउन। तो यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला, रेसिस्टेंस निकालने के लिए तो देखिए इस पे इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ना, वेयर कोई पूछेगा ना कि ये हमारा रो क्या है, इसको पढ़ते हैं RHO, रो रो रो। इतना देगा ना कि तुम भी रोने लगेगा, इसीलिए जस्ट काम डाउन, रो पढ़ते हैं इसको, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए where rho is a constant है called resistivity, जिसको क्या हमने कहा दिया, तो उसको रेजिस्टिविटी बोल दिया हमने, समझ गए। चलिए समझिए, समझ तो गया है सर, लेकिन बार बार ये बात को ऐसे कहा कर रहा है, पीछे कीजिए ना, ठीक है नो प्रॉब्लम, पीछे कर लिया, आप खुश, माथा खराब। एनी हाउ देखिए, तो रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कहते हैं, एंड इतना ही नहीं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग एक और स्पेशल नाम देते हैं, और उसका नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का नाम दिया हमने। इतनी सारी बातें क्लियर होती है? हाँ सर क्लियर होता है। तो अब क्या बताना है इसमें, अभी और जानना है, वो क्या, वो यही कि सपोज दैट मान लेते हैं कि जो हमारा ये तो रो पता चल गया, ये आर क्या हो गया, एल क्या हो गया, ए क्या हुआ, तो उसे भी लिखना बहुत जरूरी है। देखिए जहां पे आर बराबर हमारा रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, और ये हमारा एल क्या हो गया, तो एल जो है वो हमारा लेंथ है, लेंथ एल को बढ़िया से लिखिए ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमारा ये ए क्या है, तो ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब एक बात का ध्यान रहे स्टूडेंट कि जो ये फॉर्मूला है इसको आप लोग याद कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल सोल्विंग करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल के केसेस में ये जो आपका ये जो फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूलाज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और इसी फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके सपोज दैट ये फॉर्मूला है आपके पास, और इस फॉर्मूले में से कोई आपको तीन दिया हुआ रहे, तो फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, निकाल जाएगा, समझ गया ना। ये फोर्थ जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे सपोज दैट हमारा रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, आपको रो दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, तो रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। या फिर सपोज दैट ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दे दे, एरिया दे दे, तो रो निकालना पड़ेगा, या फिर लेंथ भी निकालना पड़ेगा, और बाकी तीनों दिया, या फिर एरिया पूछेगा और बाकी ये तीनों दिया हुआ है। तो कुछ भी पूछे, कहने का अर्थ है कि कुछ भी पूछे आपको घबराना नहीं है, और आप में ये क्षमता है कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अच्छी बात है। अब देखिए इतनी सारी बातें क्लियर होता है ना, अब इसको आपको रो के बारे में और अच्छे से बताते हैं। रो निकालने के लिए फार्मूलाज का इस्तेमाल, इस फार्मूलाज का ही इस्तेमाल करने वाले, बट आगे बढ़ने से पहले इतनी सारी बातों को नोट करेगा, मैं इरेज करके इस फार्मूलाज का आगे बढ़ाता हूं, इसको नोट करेगा। अब क्लियर होता है, हमने आपको बता दिया, हर एक चीज बता दिया, अब आगे वाली बातें करेंगे इसी लेक्चर में आगे बढ़ा करके। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने आपको डिफिनेशन नहीं अभी तक लगी बताया, अब बताता हूं। देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि देखो नोट में लिखा है, नोट में
या फिर नोट में नहीं लिखो, ऐसे ही डायरेक्ट लिखो। आपके पास एक फार्मूला है R बराबर रोयल अपॉन में A, ये फार्मूला है, आगे भी पढ़े हो? हाँ सर आगे भी पढ़े हैं। तो क्या, तो देखिए यहां से क्या आपको दिखता है? नहीं दिख रहा है, नीचे लिखे हैं R इज इक्वल टू रोयल अपॉन में A, ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिया है। हाँ सर दिए हैं। तो यहां से देखो तो क्लियरली है, क्या क्लियरली? क्लियरली R रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज directly proportional to their resistivity। उसका रेजिस्टिविटी का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है या फिर ऐसा ही लिखो यहीं पे, सो इफ द रेजिस्टिविटी, जो हमारा रेजिस्टिविटी है उस रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, उसको हम लोग अगर दुगना कर दें रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी ये रो है तो रो को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और अगर रेजिस्टिविटी को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 10th बोर्ड में, इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी लिखा गया इफ द रेजिस्टिविटी इज डबल, if the resistivity of a conductor, या फिर सब्सटेंस का ये इज डबल, क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया है, देन इट्स रेसिस्टेंस विल बी डबल। रेजिस्टिविटी को दुगना करने का अर्थ है स्टूडेंट, उसका रेजिस्टेंस को भी हमने दुगना कर दिया, और रेजिस्टिविटी को आधा करने का अर्थ है कि उसका जो रेजिस्टेंस है उसको भी हमने आधा कर दिया है। लेकिन जहां तक लगी बात करें कि व्हेन रेजिस्टिविटी इज हाफ, तब क्या हो जाएगा? देन इट्स रेसिस्टेंस विल बी हाफ, तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नहीं, अच्छी बात है। अब यहां तक लगे आपको क्लियर होता है। अब देखिए ये फॉर्मूलास आपको बताया है। अब देखो तो क्या लिख सकता हूं, लिखेंगे नाउ स्टार मार्क लगा करके लिखना नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी के नीचे ही नेक्स्ट पॉइंट, अब ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिंस R इज इक्वल टू रोयल अपॉन में A। चलिए अच्छी बात है, ध्यान नहीं रहता कभी कभी जी, रोयल अपॉन में A होता है तो इसका मतलब, लेकिन इसको कहा घेर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू R A अपॉन में L हो जाएगा क्या? R A अपॉन में L हो जाएगा। जरा सा बुद्धि लगाओ, तो रो इज इक्वल टू कैसे? क्योंकि ये जो रो है ये एरिया ऊपर चल जाएगा तो आर ए हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, और लेंथ हमारा नीचे हो जाएगा, यानी कि आर ए बाई एल, तो आर ए बाई एल तो लिखे हैं, यानी कि आप रेजिस्टिविटी अब निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला से आप रेजिस्टेंस ही निकाल पाइएगा। पिछले बार बोल दिया रेजिस्टिविटी निकालना है, नहीं जी,
रेजिस्टिविटी निकालने का अब फार्मूला मैंने अब दिया है आपको, बात को समझिए। और रेसिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, कब? जब रो लेंथ एरिया मालूम रहेगा तब। और अगर रेसिस्टेंस एरिया लेंथ मालूम है तो आप बड़े आसानी से इस रेजिस्टिविटी को पता लगा सकते। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब समझ आ गया है कि आपको डिफिनीशन दिया जाए किसका, तो इसी रेसिस्टेंस इसी रेजिस्टिविटी के बारे में। चलिए अच्छी, लेकिन एक चीज और भी लिखा देना था सब तो संतुष्टि रहे। इस फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, समझ रहे हैं ना। चलिए अच्छी बात, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, या फिर लेट्स हैव अ लुक, और चलो देखते हैं। लेकिन वेयर, जहां तक की मैं बात करूं, वेयर रो बराबर क्या है, तो रेजिस्टिविटी है ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर है लिखिए, क्योंकि जो भी हमारा रहेगा वो कंडक्टर ही तो रहेगा, कंडक्टर। और आर हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है किसका, तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का हमारा रेसिस्टेंस है। चलिए अच्छी बात है। तो हमारा एल क्या है, तो एल बराबर क्या है कि वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जी हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो इस फार्मूला को जल्दी से तुम लिखेगा और समझ गए हो, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब इसका रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन मैं लिखवाऊंगा। चलिए इसे मेंशन करो। यू हैव सीन, अभी भी आपने देखा है। अब समझ आ गया कि इस डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन मैं आपको लिखा हूं, क्लियर होता है। तो आओ चलो देखते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लेता हूं मैं कि लेट अस टेक ए कंडक्टर, एक कंडक्टर को मैं ले रहा हूं, लेट अस टेक ए कंडक्टर having 1 meter of length and 1 meter square in cross section, in cross sectional area। ऐसा मैंने लिया है कंडक्टर जिस जो 1 मीटर का लेंथ है जी, और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब लिखेंगे नाउ बी पुट क्या, एल वाला 1 मीटर एंड एरिया हमारा जो है 1 मीटर स्क्वायर इन द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूलाज में मैं अगर पुट करता हूं इन सारी चीजों को, तो देखिए क्या हो जाता है, कुछ होता है क्या। तो हम लोग क्या जानते हैं जी, देखेंगे सिंस आप हम लोग जानते हैं क्या, यही सिंस रेजिस्टिविटी बराबर आर ए अपॉन में एल, तो दिस इंप्लाइज रो बराबर 1 है और ये भी 1 ही है, और तो है ये नहीं है, और ई है 1, तो नीचे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एरिया 1, लेंथ भी 1 कैंसिल, तो इसीलिए तो ये क्या साबित हुआ सर, ये क्या साबित हुआ। और मैं इसी से तो डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी लिखाने वाला हूं। अब तुम्हारा मन में चल रहा होगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इसी से मैं डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी लिखाने वाला हूं। तो अगर आपके मन में चल रहा है यही इसी प्रकार से किया, तो मैं तुझसे बता दूं जी और सिखा भी दूं कि देखिए 1 मीटर लेंथ लिया हूं एक कंडक्टर का, और 1 मीटर स्क्वायर का मैंने एरिया लिया हूं उसी कंडक्टर का, तो हमारा रेजिस्टिविटी बराबर रेसिस्टेंस आता है। तो सर ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस रेजिस्टिविटी है वो रेसिस्टेंस ही है एक प्रकार से। अरे नहीं जी, मैं ऐसा कब बोला, ऐसा कहीं नहीं रहा हूं बिल्कुल। तो क्या डिफिनेशन बता, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, और चलो देखते हैं।
बहुत आसान है। लिखेंगे अब डिफिनीशन के बात आती है। लिखेंगे व्हेन लिखो कि रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस कहिए चाहे कंडक्टर कहिए, कैन बी डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से, कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of that substance which is 1 meter long and 1 meter square in area in cross sectional area, then this is sectional area is called resistivity। इसी को क्या बोलते हैं, तो resistivity बोलते हैं। Have you got it स्टूडेंट, have you got it? अब पता चल गया ना कि हमारा डेफिनेशन क्या होगा। हाँ सर क्या बताया, पता तो चल गया, अच्छी बात है। तो यही हमारा रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन हो गया, लेकिन इससे भी तो पेट नहीं है भरने वाला। तो क्या एक ऐसे स्टूडेंट था, उससे बोले कि सर आपका है कि एक ही टॉपिक याद करके लाना, तो ठीक है लेके आ रहे, लेकिन हम कहा किससे थोड़ी पेट भरने वाला, तो ऐसे बोलते चाह करते तो क्या तो हमने कहा कि तो तुम पूरा बुक याद कर, समझ के एनीवेज, तो जब समझ ही लेंगे सर तो याद क्यों करेंगे, जब याद ही कर रहे हैं तो समझेंगे। तो हम कहते तुम एक काम करो, तुम ना समझो ना याद करो, और तुम सिर्फ और सिर्फ देखो और सुनो। तो कहा हाँ ये सही है, माथा कर। एनीवेज तो ये क्लियर होता है ना रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन। चलिए अच्छी बात है। जो कुछ भी अगर कुछ बताना भी रहेगा तो आपको इसी पढ़ाते वक्त दौरान में आपको कुछ बता देंगे अदर एक्टिविटीज के बारे में, या फिर लेक्चर के शुरुआत में या फिर अंततः होते आपको बता दिया जाएगा। समझ गया ना, चलिए अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मीटर लॉन्ग है जी, और 1 मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब 1 मीटर लंबा रहता है और जब 1 मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, तो वो एक साधारण सा ना रह करके सब्सटेंसेस का वो एक क्यूब का रूप ले लेता है। तो नो प्रॉब्लम, एक और डिफिनेशन हो गया। अब लिखेंगे ये भी एक डिफिनेशन, और नेक्स्ट लिखेंगे कि सिंस a conductor having 1 meter long and 1 meter square cross section बोल रहा है, इसका मतलब सेक्शनल एरिया लिख देते हैं। एरिया इज ए क्यूब, वह एक क्यूब बन गया। इज ए क्यूब, वो भी कैसा, तो 1 मीटर क्यूब, वो भी एक 1 मीटर का क्या बन गया है, तो 1 मीटर का क्या बन गया जी, तो 1 मीटर का क्यूब बन गया है। एक्चुअली जब आप क्यूब लगाइएगा, एरिया या फिर क्यूब हो चाहे कोई भी हो, तो एरिया का इस क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब नहीं हुआ बल्कि 1 मीटर स्क्वायर क्यूब होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हो स्क्वायर करके, लेकिन ऐसा कहा लिखते हैं, हमको अच्छा थोड़ा लगता है। तो क्या देखो वही वाली बात आ गई, याद आ गया फिर से उस स्टूडेंट कैसे बोल, तो क्या ये नहीं हो,
सर लगता है आप बार बार बोल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बॉयज स्टूडेंट नहीं होगा? हाँ नहीं है था। एनीवेज, तो 1 मीटर स्क्वायर का ये क्यूब बन गया है। चलिए ठीक है, तो अब इससे क्या साबित होता है? इससे एक दूसरा डिफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो देखिए सो वी कैन, सो अब यानी कि नाउ वी कैन से दैट the resistivity of a substance is numerically वो क्या रहेगा? इक्वल टू द रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस के बराबर रहेगा। रेसिस्टेंस which is resistance between the opposite faces of the 1 मीटर स्क्वायर क्यूब। जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर का जो क्यूब है, या फिर 1 मीटर का जो भी क्यूब है हमारा, उसका क्या रहेगा जी? तो वो सेम रहेगा। आखिरकार क्या सेम रहने वाला है? वन मीटर स्क्वायर क्यूब का जो भी हमारा अपोजिट फेसेस है वो इक्वल रहेगा किसके? तो रेसिस्टेंस के मुकाबले। लेकिन कब? लेकिन वो भी तब जब हमारा जो रेसिस्टेंस, क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं सर? देखो, जो रेजिस्टिविटी का दूसरा डिफिनेशन लिखा है उसको मैं बता रहा हूं, और वो ये है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो एक क्यूब लिए हैं, तो उस क्यूब का 1 मीटर वैल्यू है। तो 1 मीटर का ये क्यूब है मान लेते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो रेजिस्टेंस निकालूंगा वो इक्वल होगा न्यूमेरिकली वैल्यू में, वो भी किसके? तो उस रेजिस्टिविटी के। तो यही बात तो मैं लिखा हूं। देखिए यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर मीटर भी बोल सकते हैं, समझ गया ना? यहाँ पे भी मीटर भी बोल सकता हूँ, नहीं तो मीटर स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। कोई लोग मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं या फिर मीटर ही बोलते हैं, तो मैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर ही लिखे यहाँ पे भी, तो कि करेक्ट रहे। क्लियर होता है? अच्छी बात है। तो अपोजिट फेसेस ऑफ द 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर का जो भी क्यूब है हमारा मटेरियल, उसका रेजिस्टेंस जो निकाल के आएगा वैल्यूज, वो हमारा रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। चलिए अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाता हूँ और नोट्स भी लिखाता हूँ, इसीलिए बी केयरफुल। बोर्ड्स के लिए तो चिंता ही नहीं करो, मेरे लेक्चर को अटेंड करने के बाद बोर्ड्स रहे चाहे कंपटीशन लेवल रहे, ऑल इज वेल ही जाने वाला है। ये नहीं हो, इतनी सारी बातें क्लियर हो। तो उससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, यूनिट्स की मैं बातें करूंगा इसी रेजिस्टिविटी के बारे में कि यूनिट्स उसका कैसे निकलते हैं, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को मेंशन कीजिएगा, नहीं लिखे हैं तब। इसी यूनिट की बातें करता हूं कि इस रेजिस्टिविटी का आखिरकार एसआई यूनिट क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आपसे बताता हूं। तो देखिए हम लोग लिखते जानते हैं जी, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो आर ए अपॉन में एल। हाँ, तो एनी हाउस, बट ये जो है वो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एसआई यूनिट निकालने वाले हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो देखिए यहां पे जो हमारा ये रो का निकालना लिखेंगे, सिंस
एस आई यूनिट ऑफ, या फिर यूं कहूं सिर्फ और सिर्फ कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इज ओम, ओम होता है ना? हाँ सर। एंड यूनिट ऑफ किसका? एरिया का। एरिया का यूनिट मीटर होता है, मीटर। इनफैक्ट मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्लियर होता है। अब लेंथ का आल्सो किसका? तो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेकिन सिर्फ मीटर हो जाएगा, एम हो जाएगा। सो अब क्या करूंगा कि जो हमारा रो है इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आर क्या है? ओम है हमारा, यानी कि ओम लिखिए और क्या लिखिएगा? ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर है ना जी, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। बाई है तो बाई, लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। ये मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया? ओम मीटर। और इसी को क्या डिनोट करते हैं? ओम मीटर। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। लेकिन इसको ऐसे साथ में लिख देते हैं ओम मीटर। चलिए अच्छी बात है, तो लिखेंगे हेंस the SI unit of resistivity is ohm meter, which is denoted by ohm meter। तो हमने जान लिया जी कि जो हमारा जो ये रेजिस्टिविटी है उसका मेजरमेंट ओम मीटर होता है। चलिए अच्छी बात है। अब होगा क्या? अब हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में लिखते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करता है और किस पे डिपेंड करता है? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा मैं कि इट रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ऐसे रखिए ना सर, डिपेंड्स, पहले लिखो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पे नहीं डिपेंड करता है जी? तो लेंथ पे, लेंथ। दूसरा में है ये हमारा थिकनेस, उसका क्या लंबाई रहेगा, उसका क्या मोटाई रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे किसी भी कोई भी जो चाइल्ड है जी, वो चाइल्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक